मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। समस्त राष्ट्र बंधुओं, आओ मिलकर साथ चले, हम रामायण युग न्यारा है। जिस पर राजीव भाई चले वो हर भक्तों को प्यारा है। तो दोस्तों, बंधुओं, जो आज समीकरण चल रहा है, जो प्रक्रियाएं हम लोग लगातार देख रहे हैं, वो टीवी के माध्यम से हो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, वो किसी भी प्रकार से हमारे तक पहुंचाई जा रही हो, उन प्रक्रियाओं को ज़रा गौर करें और गौर से देखने का प्रयास करें। इन सारी प्रक्रियाओं को देखने के बाद, इस सारी सरकारों के कार्यक्रम को, काम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वायरस ने मन बना लिया है कि हर थोड़े दिनों बाद आ करके हम भारत की जनता को सताते रहेंगे। तो एक प्रयास हम लोगों का बनता है और वो प्रयास यही है कि हम लोग इस वायरस को किसी तरीके से प्रवेश न करने दें। इन 10-12 सालों के अंदर डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसे कई सारे वायरस आए। एक समय वो था कि जब महर्षि राजीव दीक्षित जी जीवित थे और उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू मीडिया फ्लू है। उस समय खूब कस के उस स्वाइन फ्लू का विरोध हुआ और स्वाइन फ्लू चुपचाप बैठ गया। इसी बात को उस समय बाबा रामदेव ने भी हल्ला मचाया था कि स्वाइन फ्लू मीडिया फ्लू है। इसी प्रक्रिया को आगे जब बढ़ते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आज के दौर पर देखना चालू कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझें और विस्तार के रूप में इसको देखने का कोशिश करें। इस बार जो वायरस आया है, उस वायरस में सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको मीडिया के थ्रू बताया जा रहा है कि वो चीन के माध्यम से आया है। चीन में खूब फैला हुआ वायरस है और चीन में जगह जगह बता रहे हैं कि प्रतिदिन 5000 व्यक्ति मरते हैं। तो चीन से कुछ वीडियो हम लोगों के पास ऐसी आई जिस पर वहाँ का खड़ा हुआ कैंडिडेट, यानी भारत से गया हुआ जो चीन में जा कर के जॉब कर रहा है, जो नौकरी करने गया है, उसने अपने परिवार को संतुष्ट करने के लिए वो वीडियो वहाँ से बना करके भेजी और उसने हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, दिस इज़ राजीव सिंगला हियर। आजकल इंडियन मीडिया में एक बहुत ज़्यादा रूमर स्प्रेड हो रहा है एंड दैट इज़ लाइक कि भैया चाइना में तो नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग डेली मर रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो लेट मी टेल यू गाइस, मैं फ़िलहाल चेंगडू में हूँ। ठीक है, पिछले 2-2.5 महीने से यहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं। यू कैन सी पीपल हेयर, द चाइनीज़ पीपल हेयर, यू कैन सी माई फैमिली, एवरीबडी इज़ नॉर्मल हेयर। ठीक है, एक बॉल, ये देखो मेरा बेटा आपको वहाँ पे खेलता हुआ मिल जाएगा। एंड यू कैन सी गाइस एंड पीपल अराउंड हेयर, दे आर टोटली एंजॉइंग, दे आर टोटली नॉर्मल, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक नॉर्मल इन्फेक्शन जरूर स्प्रेड हुआ है, ठीक है, बट दैट इज़ लाइक अ वेरी माइल्ड इन्फेक्शन। हफ्ते 10 दिन में हर कोई नॉर्मल होम ट्रीटमेंट से मोस्टली लोग ठीक हो रहे हैं। तो प्लीज़ जो इंडियन मीडिया में फॉल्स रूमर्स फैल रहे हैं उनसे बचिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जो है ना, मतलब सब लोग मर रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है। मतलब एक ऐसी कंट्री जो 10 दिन में 60 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर सकती है हॉस्पिटल के तौर पे, क्या आपको सीरियसली लग रहा है कि वहाँ पे हॉस्पिटल और दवाइयों की कमी हो सकती है? जहाँ से ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स वगैरह इंडिया में इंपोर्ट हुए थे भर भर के। सो प्लीज़ अपने आप को इन सब रूमर से बचाइए। सोशल मीडिया पे जगह जगह प्रसारित होने वाला ये वीडियो आप लोगों के पास तक भी पहुंचा होगा और आप सब लोगों ने इसको देखा होगा। इस प्रक्रिया के बाद एक और वीडियो हम लोगों के हाथ लगा, जिसमें वो व्यक्ति मेट्रो के अंदर जाकर के उसकी सिचुएशन दिखा रहा है और भारत की मीडिया से सीधा अनुरोध कर रहा है कि भारत की मीडिया कम से कम ऐसी खबरें मत फैलाओ जिससे हमारा परिवार को समस्या खड़ी हो जाए। क्योंकि उसकी माँ जो भारत में रह रही है, उस न्यूज़ को देखने के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और वो घबराहट है, वो अपने बेटे के लिए परेशान है, इसलिए उसने कहा। ऐसे ही आप सब डॉक्टर विश्वस्वरूप राय जी के साथ रहने वाले आचार्य मनीष जी को जानते होंगे, जिन्होंने दुबई से उस वीडियो को भेजा कि देखो माल पूरा खचाखच भरा हुआ है और यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत का मीडिया लगातार ये दिखाता चला जा रहा है। तो जब महर्षि राजीव भाई दीक्षित हम लोगों के बीच में थे और उन्होंने स्वाइन फ्लू को मीडिया फ्लू कहना चालू किया था,
तब ये मीडिया शांत हो गया था, लेकिन आज वही मीडिया पूरी प्रक्रिया करता चला जा रहा है। और वो वहीं से नहीं, हमारे भारत के हिंदी के कवियों ने, लेखकों ने भी उसी तरह का आवरण ओढ़ रखा है कि बसंत ऋतु में ऑक्सीजन की कमी बताने में वो भी पीछे नहीं हटे हैं। सोचो जरा, वो बसंत ऋतु में ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं। उत्तरायण काल के चैत्र के मास में जब मेष संक्रांति पड़ रही है, जिसका सूर्य उच्च का पड़ता है, जिसका प्रधानता ही अग्नि देना है, उस समय किस तरह से कोई वायरस भारत की धरा में प्रवेश कर सकता है, इस बात को लेकर के राजीव भाई के प्रमुख अनुयायी स्वदेशी सेना के अध्यक्ष मदन दुबे के साथ डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर देवेंद्र बल्लार और वकील साहिल गोयल जी ने जो हमारे बीच में जागृति शुरुआत की थी, उसका परिणाम ये है कि हम पूरी तरह से इस विषय को कह सकते हैं कि हम सब मिल कर के इस वायरस को बिल्कुल आराम से समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसी क्रम में आज भी बाबा रामदेव ने भी बैठ कर के आस्था चैनल पर बताया कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसको 5 साल के बाद पूरा खोलूँगा। बस इतने शब्द से आप समझ लीजिए। वैक्सीन के लिए भी बाबा रामदेव ने कहा कि अब तक लगवा ली तो लगवा ली, अब मत लगवाना। इसके बाद भी यदि आप नहीं मानते हो तो और थोड़ा सा पीछे चलो, राजीव भाई को सुन लो। उन्होंने भी इस प्रक्रिया को कहा था कि जिन बीमारियों की वैक्सीन नहीं बनती, उन बीमारियों के बारे में मीडिया में चर्चा नहीं होती, भले उसमें मरने वालों की संख्या कितनी भी जास्ती हो। लेकिन जिन बीमारियों में वैक्सीन बन सकती है और मरने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होती है, उसकी चर्चा बहुत होती है। कारण क्या है? जब बीमारी की चर्चा होगी तो लोगों में डर पैदा होगा, दहशत पैदा होगी। जो वैक्सीन आप लगवा रहे हो वही आपके लिए घातक बनेगी, क्योंकि भारत के अंदर कोई भी वायरस यदि उत्पन्न होता है या आता है तो उसको सबसे पहले जो निपटना पड़ेगा, जो मारने वाला होगा, वो हमारे सूर्यदेव स्वयं होंगे। क्योंकि भारत के अंदर जो सूर्य की गर्मी है वो किसी भी वायरस को 27 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहने देती। ये शब्द महर्षि राजीव दीक्षित के थे। इसी विषय को लेकर के जब हम लोगों ने आगे उस पर कुछ कार्य करना चालू किया कि किन आधारों पर ये कह रहे हैं, किस आधार पर ये समझाया जा रहा है, उसी आधार बिंदु पर जब इसी शिक्षा के क्षेत्र पर जा कर के इस विषय को और आगे देखना चाहा, तो यहीं से वैदिक गणित प्रारंभ होती है। और भारत के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं, जो भारत के शास्त्र हैं, उन्हीं शास्त्रों के आधार पर राजीव भाई ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष नामक कोई शब्द नहीं होता। और इन्हीं शास्त्रों के आधार पर जो सिद्धता आती है, उसी से ये पता चलता है कि उत्तरायण काल में किसी भी तरह का कोई वायरस यदि उत्पन्न होता है तो वो गर्म वायरस ही उत्पन्न होगा, ठंडा वायरस उत्पन्न नहीं हो सकता। जब आप इन दोनों ही समीकरणों के बीच को, जब आप वायरस को समझने के प्रयास करेंगे तो भारतीय शास्त्रों को पुनः पलटना पड़ेगा। और जब भारतीय शास्त्रों को आप पलटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सौर्य कोरोना किसे कहते हैं। क्योंकि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, उसके बाहरी सिरे पर जो रिंग सी बनती है उसे सौर्य कोरोना कहते हैं। तो क्या उस सौर्य कोरोना का ताप आज तक नापा जा सका? इसी कारण कहा जा रहा है कि कोरोना का ताप नापा नहीं जा सकता। तो पहले हम लोगों को यदि इस वायरस को समाप्त करना है तो सबसे पहली प्रक्रिया यही होगी कि भारतीय गणित के अनुसार, भारतीय शास्त्रों के अनुसार, वैदिक गणित के अनुसार हमको ऋतु और प्रकृति को समझना पड़ेगा। और ऋतु और प्रकृति को जब हम समझना चालू करेंगे तो आप विश्वास करो कि इस प्रक्रिया पर कहीं कोई जातिवाद आपको नज़र नहीं आएगा। तो बंधुओं, आप सभी इस प्रक्रिया पर और ज़्यादा कार्य हो, इस शिक्षा व्यवस्था पे और ज़्यादा कार्य हो। इसी कारण से ये निवेदन सहर्ष स्वीकार हो
इसलिए करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस पर सारे के सारे शिक्षकगण, सारे ही सारे माता पिता, ये सारे के सारे लगें और नवयुवकों को वो राह दिखाएं जिसके लिए तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के 97 नंबर दोहा पे कहा कि कलिमल ग्रसई धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्बिन फिर निज अल्पमति प्रकट किए बहुपंथ। इन दम्बियों को यदि किनारे करना है तो सबसे पहले हमको कलयुग के उस जिस ग्रंथ, जो धर्म ग्रंथ विलुप्त हो गया है, उस धर्म ग्रंथ पर पढ़ना होगा, उसे स्वयं समझना होगा। और जब तक हम स्वयं नहीं समझेंगे तब तक ऐसे ही 21 जून को हम योग की जगह योगा दिवस मनाते रहेंगे। कोई आधार नहीं है कि 25 दिसंबर के बाद बड़ा दिन होता है, कोई आधार नहीं है कि 1 जनवरी को नया साल होता है, फिर भी हम उसको लगातार मनाते चले जा रहे हैं। और इसी आधार बिंदु को यदि हम आगे प्रक्रिया करते हैं तो कैसे बात पित्त कफ के तहत पर जो राजीव भाई ने प्रक्रिया बात समझाई, कैसे मन क्रम वचन के तहत पर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और किसी भी वायरस को, बड़े से बड़े खतरनाक वायरस को, हमारे घर की एक सिंपल सी साधारण सी, जिसको नारी कहते हैं, जिसको वैदिक नारी कहते हैं, उस वैदिक नारी कैसे समाप्त कर सकती है और कैसे उस पर काम किया जा सकता है, इस पर बहुत आसानी से काम हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोचने और समझने के लिए आज भी हमारे पास में है। नारी सशक्तिकरण का जो स्वरूप चालू किया गया, हमारे यहाँ की कौन सी नारी ऐसी थी जिसके ऊपर षड्यंत्र खेला जा रहा था? हमारी दादी नानी का तो ये हाल था कि वो जिस तरह की सब्जी बना करके दे देती थी वो खानी खानी होती थी और वो खानी पड़ती थी। वो ठंड के दिनों में गुड़ खिलाती थी और खाना पड़ता था। तो क्या प्रक्रिया ऐसी थी कि नारी सशक्तिकरण क्या रसोई से कमज़ोर थी? जो ये नारी सशक्तिकरण चालू किया गया, क्या नारी बाहर निकल के प्रबल हो जाएगी? जो ये नारी सशक्तिकरण चालू किया गया, क्या जिसने नारी सशक्तिकरण चालू किया उसके यहाँ इतनी सारी रसोई में उत्पत्ति होती है जो भारत के अंदर है? तो उत्तर मिलता है होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो कह रहे हैं वो हो रहा है। और इसी तहत पर इन सभी ही लोगों ने जिसने वायरस का विरोध किया, उसके तहत पर जो वैदिक गणित पर कार्य हो रहा है, जो डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी या मदन दुबे या डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर देवेंद्र वल्लार या साहिल गोयल जी जो कार्य कर रहे हैं, उसके पहलू पर जो हम लोगों ने कार्य कर आगे बढ़ा रहे हैं, वो सारा का सारा केवल एक बिंदु से मिला हुआ है और उसका नाम है महर्षि राजीव दीक्षित। उसी बिंदु के आधार पर ये सिद्ध होता है कि कोई भी वायरस भारत की धरा में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस गणित के तहत पर हम सब मिल करके और आगे कार्य करेंगे और जो रिसर्चेज हम लोगों के हाथ होगी उस पर नवयुवक को उसी तरह से तैयार करते चलेंगे जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को इस शिक्षा व्यवस्था के तहत पर, इस अध्यात्म विज्ञान के तहत पर तैयार किया और उपभोगवादी दुनिया से दूर रखा, जबकि आज उपभोगवादी दुनिया को विकास बताया जा रहा है। तो सभी को आभार है और फिर मिलते हैं विशेष आग्रह के साथ।